तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 9 को जो है भोली। इसमें हम छोटी बच्ची के बारे में देखने वाले हैं जो ना ही देखने में सुंदर थी ना ही पढ़ने में अच्छी थी। लेकिन बाद में फ्यूचर में उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं लाइफ में। तो देखते हैं कि आखिर वो सब क्या थे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भोली का नाम सुलेखा था, लेकिन सभी उसे भोली इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही सिंपलटन यानी साधारण थी। वो अपने पिता रामलाल की चौथी सबसे छोटी बेटी थी और उसके पिता एक नुम्बेरदार यानी लैंडलॉर्ड थे, यानी बहुत ज्यादा जमीन वाले। जब भोली 10 महीने की थी तो वो कॉट के यहाँ पे अर्थ हुआ खाट यानी बेड पर से नीचे गिर जाती है और उसके सिर पे चोट लगने की वजह से थोड़ा ब्रेन में कोई डैमेज हो जाता है और इस वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रह जाती है। बैकवर्ड का यहाँ पे अर्थ हुआ कि नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में दिमाग बहुत ही धीरे काम करना। भोली जब छोटी थी तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हो जाती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स होने की वजह से उसके आंखों को छोड़ करके उसके पूरे शरीर पर डीप ब्लैक पोर्क मार्क यानी कि स्पॉट धब्बे हो जाते हैं और इस वजह से इसका पूरा बॉडी हमेशा के लिए डिसफिगर हो जाता है, यानी पूरे शरीर पर वैसे धब्बे हो जाते हैं। भूरी जब 5 साल की हो जाती है तब भी वो बोलना नहीं सीखी रहती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बोलना सीखती है तो वो बहुत ही स्ट्रैमर स्ट्रैमर करते हुआ हकला के बोलती है और इस वजह से बाकी जो बच्चे थे उसकी उम्र के वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी तरह मिमिक कर देते, यानी हकला हकला के चिढ़ाते थे उसे। और इस वजह से अब वो बहुत ही कम बोलती थी। यहाँ अब हमें भोली के पिता के बारे में बताया गया है कि रामलाल के 7 बच्चे हैं, जिनमें से 3 उसके बेटे और 4 बेटियां हैं। चारों बेटी में से भोली सबसे छोटी बेटी है। रामलाल बहुत ही प्रोस्पेरस यानी अमीर फार्मर था, उसके पास ना खाने पीने की कोई कमी थी। उसके सारे बच्चे बहुत ही हेल्दी और स्ट्रांग थे। बट एक भोली ही थी जो बहुत ही कमजोर थी। उसने अपने बेटों को भेज दिया था स्कूल करने के लिए सिटी में, जहाँ पर वो स्कूल पढ़ सके फिर उसके बाद कॉलेज कर सके। और उनकी जो बेटियां थी उसमें से राधा सबसे बड़ी बेटी थी, उसका शादी हो चुका था। अब अपनी दूसरी बड़ी बेटी जो है मंगला, उसकी शादी करने का सोच रहा था। मंगला के बाद वो चंपा की शादी कर देगा और वो सोच रहा था कि वो सभी बहुत ही देखने में सुंदर और हेल्दी है, इसलिए उनके लिए दूल्हा ढूंढना मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन जिसके लिए वो परेशान था वो था भोली के लिए, कि भोली ना ही सुंदर है ना ही दिमाग से तेज है। अब बताया जा रहा है कि भोली जब 7 साल की थी तो उसकी बहन का शादी हो गया और उसी समय प्राइमरी स्कूल विलेज में पहली बार खुला था छोटे बच्चों के लिए। और अब तहसीलदार साहब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो आ रहे थे उसके अंदर, जैसे ओपनिंग होता है तो उसमें। अब वो बोल रहे थे रामलाल को कि रामलाल तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो। इसका यहाँ पे अर्थ हुआ कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो, इस गांव को दर्शाने वाले बहुत ही अमीर आदमी हो, तुम्हारे नाम से ऐसे गांव जाना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर से किसी को भेजो, जैसे अपनी बेटियों को, ताकि वो यहाँ पर आकर पढ़े और इससे गांव वाले के लिए एग्जाम्पल सेट हो कि देखो रामलाल भी अपनी बेटी को भेजा, कितना वो अमीर है, कितना बड़ा वो आदमी है। तो हमें भी अपने बच्चों को भेजना चाहिए। रामलाल रात में अपनी पत्नी को ये बात बताता है तो उसकी पत्नी बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम इसे स्कूल भेजोगे तो इसे शादी कौन करेगा। तब ये कहता है रामलाल कि यार तहसीलदार साहब की बात को जो है मना भी तो नहीं कर सकते हैं। तब ये लास्ट में बोलती है अच्छा तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें इसको स्कूल भेजना है भेजो, क्योंकि पहले ही इसके शादी होने की चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये बहुत ही देखने में अगली फेस है इसका और ना ही इसके पास कोई दिमाग है कि लोग इसे जल्दी शादी करेगा। इसलिए जाओ इसको भेजो स्कूल, ताकि अब टीचर जो है उन्हीं को परेशान होने दो इससे। अब अगले दिन रामलाल लेकर के उसका हाथ पकड़ता है भोली का और बोलता है कि चलो आज तुम्हें स्कूल में लेकर चलता हूँ। तो भोली डर जाती है, उसे पता नहीं था कि आखिर स्कूल क्या होता है, लेकिन उसे एक बात याद थी कि कुछ दिन पहले उसकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसे वो लोग घर से ले जाकर कहीं बेच दिए थे बाहर। तो अब वो डर जाती है क्या ये मेरे साथ भी ऐसा करने वाले हैं। तो ये चिल्लाने लगती है नो 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 नो, और बहुत ही डरी हुई रहती है। तो उसके जो फादर रहते हैं उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा रही होती है, यानी जो ग्रिप पकड़े रहते हैं उसके फादर, उससे अपने आप को ऐसे अलग करना चाह रही होती है। रामलाल कहता है कि आखिर तुमको क्या हुआ है, मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसे कोई अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो स्कूल की टीचर्स या इसके जो स्कूल की लड़कियां रहेंगी वो देख करके क्या बोलेंगी। फिर इसको बताया गया कि भोले को कभी भी नए कपड़े नहीं दिए गए थे। जो भी उसकी बहन के छोड़े हुए पुराने ड्रेस होते थे वो इसे पहनाए जाते थे। लेकिन आज जो है इसे चंपा के पुराने ड्रेस पहनाए गए जो थोड़े साफ सुथरे थे और चंपा को फिट नहीं होते थे ज़्यादा धोने के बाद, सिकुड़ जाने की वजह से। अब वो उस ड्रेस को पहनती है, इसको नहलाया जाता है, इसको ऑयल लगाया जाता है, इसके बाल संवारे जाते हैं। तब इसे ऐसा फील आता है कि जो इसके लिए इतना अच्छा हो रहा है जरूर इसको किसी अच्छे जगह पर ले जाया जा रहा है। देन इसके फादर इसको लेकर के जाते हैं स्कूल में, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं। इसके फादर हेड मिस्ट्रेस से बात करते हैं, फिर अपनी बेटी को उनके पास छोड़ देते हैं अकेला। अब ये बच्ची छोटी सी फियर लेडेंड, यानी आंखों में इसके पूरे डर मतलब बैठा हुआ था।
वहाँ बहुत सारे क्लासरूम थे जिसके अंदर लड़कियाँ नीचे चटाई पर यानी मैट पे बैठी हुई थी और बुक्स निकाल करके स्लेट्स पे कुछ लिख रही थी। हेड मिस्ट्रेस उससे बोलती है उसे, जाओ तुम भी उसमें से एक क्लास में जा कर के बैठ जाओ। तो वो जाती है उस क्लासरूम के किनारे पे बैठ जाती है। भोली को पता नहीं था कि आखिर स्कूल क्या होता है और कैसा होता है, लेकिन जब वो देखी कि उसके अंदर इतनी सारी लड़कियाँ उसी के एज की वहाँ पर मौजूद है, तब उसे लगा कि वो उनमें से किसी एक को अपना दोस्त बना पाएगी। क्लासरूम में टीचर कुछ बोल रही होती है लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आता है। ये ऊपर दीवार पे लगे पिक्चर्स को देखते हैं, यहाँ पे एक हॉर्स था ब्राउन रंग का, तो ये सोचती है कि एकदम सेम ऐसे ही हॉर्स पे तहसीलदार आए थे गाँव में। फिर जो गोट को देखती है तो बोलती है कि ये जो उसकी नेबर है उसकी गोट की तरह दिख रही है। पैरोट देख करके बोलते हैं कि ये पैरोट सेम वैसा दिख रहा है जो ये मैंगो ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का यहाँ पर अर्थ हुआ एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट वाले ट्रीज लगे हो, जैसे बहुत सारे मान लो मैंगो ट्रीज लगे हो वहाँ पर देखी। फिर जो एक गाय थी वो इसकी गाय लक्ष्मी की तरह दिख रही थी। देन वो सब जब देखती है तब एकदम से नोटिस करती है कि उसकी टीचर उसके बगल में खड़ी रहती है और स्माइल करते हुए बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है लिटिल वंस, यानी छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भोली बोलने का ट्राई करती है लेकिन वो भ भो ऐसे बोलते हुए रुक जाती है, उसके आगे वो नहीं बोल पाती है। फिर एकदम से रोने लग जाती है क्योंकि इसे ऐसा लगता है क्लास की जो बाकी लड़कियां वो इसके ऊपर अब हंसेगी। और फिर एक किनारे जा करके नीचे अपना सिर कर लेती है और सोचने लग जाती है कि जरूर इसकी जो टीचर है वो भी इसके ऊपर हंस रही होगी। अब स्कूल की घंटी बज जाती है, सारी जो बच्चियाँ थी वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है, मतलब घर जाने लग जाती है। भोली अभी भी अपने कॉर्नर पर ही थी, वहाँ से हिलती नहीं है, अपने सिर को नीचे करके रो रही होती है, ऐसे सॉबिंग मतलब ऐसे हल्का नॉइज़ करके रो रही होती है। टीचर जैसे ही भोली बोलती है, तो वो इतना प्रेम से उसका नाम लेती है भोली का, कि बहुत ही सूथिंग लगता है, यानी मन को एकदम बहला देता है भोली के। अब भोली को वो बोलती है कि खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही हूँ, फ्रेंडली बोल रही हूँ और अपना नाम बताओ। भोली के पसीने छूट जाते हैं लेकिन वो नाम बताना चाहती है क्योंकि इतना प्रेम से आज तक उससे कोई बात नहीं किया था। वो बोलती है भ तो बोलती है अच्छा अच्छा आगे पूरा नाम बताओ। देन लास्ट में वो भोली बोलती है और उसको रिलीफ ऐसा महसूस होता है भोली को, चलो उसने बोल दिया। मतलब पहली बार ऐसा लगा था उसे कि कोई अचीवमेंट उसने पा लिया है पूरा बोल करके। टीचर बोलती है कि अपने अंदर से डर निकाल दो और तुम भी बाकियों की तरफ बोलने लग जाओगी। इस पर भोली ऊपर देखते हुए बोलती है सच में? बोलते हैं हाँ जरूर, ये बहुत ही आसान है लेकिन तुम्हें हमेशा स्कूल आना पड़ेगा। भोली सिर हिलाती है तो वो बोलते हैं नहीं बोलो, तब जाकर के वो य यस बोलती है। फिर टीचर भोली को एक बुक देती है, तो उसमें पूरे बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए थे अलग अलग कलर से, जैसे डॉग कैट गोट ये सब के, और उसके नीचे सबके बड़े बड़े बिग लेटर्स में ऐसे नाम लिखे हुए थे कि कौन क्या चीज़ है। टीचर आगे बोलती हैं कि अगर तुम 1 महीने में पूरे इस बुक को पढ़ने लग जाती हो, तो मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूँगी, फिर उससे ही बड़ी बुक दूँगी। फिर उसके बाद एक ऐसा वक़्त आएगा जब तुम इस पूरे गाँव वाले लोगों से भी ज़्यादा पढ़ी-लिखी हो जाओगी, फिर तुम पे कोई भी नहीं हँसेगा। तुम्हारी सब बात ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और तो और तुम बिना हकलाए यानी बिना स्टैमर किए बोलोगी। फिर वो बोलती हैं कि अच्छा ठीक है अब घर जाओ और कल तुम सुबह वापस स्कूल आ जाना। भोली के लिए तो मानो घंटियाँ बजने लग जाती हैं, जैसा मूवीज़ में दिखाता है। फिर ऐसे फूल खिलने लग जाते हैं पेड़ों पे। उसका इसके दिल में एक होप आ जाता है इसके एक नए लाइफ़ के लिए। फिर ऐसे सालों बीत जाते हैं। वो छोटा-सा गाँव अब एक छोटा-सा टाउन बन जाता है। और अब वह प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन गया था, वहाँ पे सिनेमा हॉल आ गए थे। कॉटन गाइनिंग मिल जो है वो बन गए थे। इवन वहाँ पे मेल ट्रेन भी अब आकर रुकती थी रेलवे स्टेशन पे। अब एक रात खाना खाने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे दिसंबर का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसकी वाइफ बोलती है कि हाँ जरूर ही। वो तो भोली बहुत ही लकी है कि उसको एक इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है जिसका बड़ा दुकान है, अपना घर है और बहुत सारे पैसे उसके बैंक में भी है। और तो वो डाउरी यानी दहेज भी नहीं मांग रहा है। तो ये बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन वो इतना यंग नहीं है। तुम जानती ही हो उसका एज लगभग मेरे इतना है। और उसके साथ ही वो लिम्स है, लिम्स मतलब कि ऐसे पैर से जो है चला नहीं जाता है, यानी लंगड़ करके चलता है। उसके ऊपर से उसकी जो पहली वाइफ थी उसके जो बच्चे हैं वो भी अब कुछ मतलब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इस पर वो बोलती है उसकी वाइफ तो क्या हो गया, 45-50 साल, ये बड़े लोगों के लिए कोई उम्र थोड़ी ना है। हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है और वो नहीं जानता है कि इसके ऊपर यानी भोली पर बहुत सारे पॉट मार्क्स यानी धब्बे हैं काले। अगर हमने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर भोली कभी भी शादी नहीं कर पाएगी। तभी रामलाल बोलता है कि मुझे पता नहीं अब भोली आखिर क्या बोलेगी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि आखिर वो विटलेस यानी बिना दिमाग वाली वो बेवकूफ़ क्या ही बोलेगी, वो तो एक डम्ब काऊ है, यानी एक नहीं बोलते हैं कि साधारण से गाय की तरह है। फिर रामलाल भी ऐसे एकदम धीरे से बोलता है हाँ शायद तुम सही ही बोल रही हो। दूसरे कॉर्नर पे कोर्टयार्ड में भोली अभी भी ऐसे जगी हुई थी अपने कॉट पर, यानी उस खाट पर अपने बेड पर जगी थी और सारी सुन रही थी बातों को उसके पेरेंट्स के।
देखो बिशंबर नाथ एक बहुत ही वेल टू डू ग्रोसर यानी अच्छा खासा ग्रोसर यानी वो जो खाने-पीने का सामान बेचते हैं, तो वो था और इसलिए जब वो आता है ना शादी में, तो बहुत ही बड़ी पार्टी यानी दोस्तों को और फिर रिलेशन वाले लोगों को लेकर के आता है, बैंड बाजा बज रहा होता है और वो आता है एक घोड़े पे बैठ कर के। रामलाल बहुत ही खुश हो जाता है उसको देख कर के वो पोम्प और स्प्लेंडर यानी उसको लेविश लग रहा होता है कि यार कितना अच्छा मतलब बड़ा शादी हो रहा है, ग्रैंड हो रहा है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी चौथी बेटे का शादी भी होगा, लेकिन जब हुआ भी तो इतना ग्रैंड वेडिंग था। बोले कि जो बहनें सब थी वो उससे जलन उसको हो रहा था उन सब बहनों को कि अरे हमारी छोटी जो बहन है उसका इतना बड़ा अच्छे तरीके से शादी हो रहा है। मतलब उसके लक पर सबको जलन हो रहा था। अब अच्छा मोमेंट आ गया था, पंडित जी बोलते हैं कि लेकर के आओ दुल्हन को। दुल्हन एक लाल सिल्क की साड़ी पहनी रहती है, जैसे उसको लेकर के आता है उस वहाँ पे यहाँ पे आग रहता है, ठीक है? जहाँ पे अग्नि प्रज्वल बोलते हैं वहाँ पे हो रहा होता है। अब जब वरमाला पहनाने वाला होता है, तो जो एक औरत रहती है पीछे से घूंघट खींचती है इसका भोली का, तभी ये हल्का-सा देख लेता है कि उसके फेस से पोर्क मार्क्स थे। फिर उसी वक़्त वापस से भोली उस घूंघट को नीचे कर लेती है। बिशंबर बोलता है अपने दोस्त से जो उसके बगल में रहता है कि तुमने देखा है इसके फेस से बहुत सारे पोर्क मार्क्स हैं, यानी वो धब्बे हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम भी कौन से यंग हो, यानी जवान हो। बट ये बोलता है कि नहीं अगर मुझे शादी करना हुआ इससे तो इसके फादर को देना पड़ेगा 5,000 रुपए। अब रामलाल जाता है अपनी पगड़ी को इसके पैरों के पास रख करके बोलता है कि हमें ऐसे बेइज्जत मत कीजिए, आप 200 रुपये ले लीजिए। तो बोलता है नहीं 5,000 रुपये दो नहीं तो हम वापस चले जाएंगे और अपनी बेटी को रखो अपने पास। तो बोलता है कुछ तो हमारा इज्जत रखिए, अगर आप यहाँ से चले जाओगे वापस तो मैं अपने गाँव में अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। तो बोलता है कि अच्छा तो 5,000 रुपये निकालो। अब रामलाल रोता हुआ अंदर रूम में जाता है, सेफ में से पैसे ऐसे निकालता है, फिर ला करके पैरों के पास रख देता है बिशंबर नाथ के। अब बिशंबर के चेहरे पे एकदम खुशी हो गया था कि मतलब लालच वाली। देन उसको लगता है कि वो जो गैम्बल किया पैसे का कि पैसे दो नहीं तो शादी नहीं करूँगा, वो सक्सेस रहा और अब उसको पैसे मिल गए हैं तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, वरमाला लाओ। भोली का घूंघट वापस से उठता है लेकिन इस बार वो नीचे नहीं बल्कि सीधा अपने होने वाले पति की आँखों में देख रही होती है। और वो गुस्सा भी नहीं होती है, ना ही इसमें नफ़रत होता है लेकिन उसके आइज़ बहुत ही कोल्ड रहते हैं। कोल्ड का यहाँ पे अगर आप एनीमे देखते हो तो समझ जाओगे कि एकदम ऐसे देखते रहना किसी आदमी को। अब दिसंबर जब वैसे उठाता है कि दो मुझे वरमाला मैं पहनाता हूँ, लेकिन वो ले करके वरमाला को फेंक देती है उस आग में, उस अग्नि में फेंक देती है। बोली कहती है पिताजी। अब ये सुनने के बाद उसके फादर मदर फिर जो उसके भाई बहन थे वहाँ के लोग जो थे कुछ उसके गेस्ट, वो सब सोचते हैं कि बिना हकलाए कैसे बोल दी। बोलती है बोली कि पिताजी अपने पैसे आप वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। अब इसके पिताजी थंडरस्ट्रक पहले ही शॉक हो जाते हैं। बाकी गेस्ट सब बोलने जाते हैं कितनी शर्मनाक है ये, मतलब सेमलेस है और अगली है ये। तो ये बोली कहती है कि देखिए आपने पैसे वापस ले लीजिए। इसके पिताजी कहते हैं कि हमारी इज्जत रख लो, ऐसे इज्जत मत मतलब मिट्टी में मिलाओ। तो ये कहती है कि आपकी इज्जत के लिए मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, बट अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये कितना मीन, कितना ग्रीडी और कावर्ड यानी कि ये डरपोक आदमी है, बहुत ही लालची आदमी है और इसको मैं अपने हस्बैंड की तरह स्वीकार नहीं कर सकती हूँ और फिर आई वांट बोल करके मना कर देती है। अब वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है, वो कहती है कि हमने सोचा था कि ये बहुत ही हार्मलेस डम्ब काऊ यानी बेवकूफ़ एक गाय की तरह होगी, लेकिन ये कितनी सेमलेस है। और फिर तभी भोली उस बूढ़ी औरत को गुस्से में बोलती है कि आंटी जी आप सही बोल रही हैं कि हम आपने सोचा था कि मैं एक डम्ब एक बेवकूफ़ गाय की तरह होऊँगी। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि ये आप जिस आदमी के ऊपर मेरा हाथ देने वाले थे जिस आदमी को, वो कितना हार्टलेस क्रिएचर है, मतलब उसका दिल नहीं है, बिल्कुल ही काइंड नहीं है। और आपने सोचा था कि मैं जो बेवकूफ़ सी गाय की तरह हूँ और एक हकला के बोलने वाली हूँ, लेकिन अब आप मुझे सुन सकती हैं ना, मतलब क्लियर मैं ये बात कह रही हूँ आपको। तभी बिशंबर नाथ जो ग्रोसर था फिर जितने भी उसके पार्टी के लोग आए थे वो सब फिर वापस जाने लग जाते हैं। और फिर जो बैंड बजाने वाले लोग रहते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि सेरेमनी खत्म होने के आ गया है, तो वो क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लग जाते हैं। रामलाल एक ही जगह पे खड़ा था और सिर को नीचे झुकाए हुआ था शर्मिंदगी से। जो अग्नि थी वही बुझ चुके थे, सभी लोग जा चुके थे। तभी रामलाल भोले से कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कौन शादी करेगा, बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें। तभी भोली एकदम स्थिर और शांत आवाज में कहती है कि आप लोग चिंता नहीं कीजिए, मैं आपकी और माँ की जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तब सेवा करूंगी और उस समय मैं पढ़ाने उसी स्कूल में जाऊंगी जहाँ से मैंने ये सब सीखा है। यानी कॉन्फिडेंस जो इसके अंदर आया, ये सही से सब बोल पा रही है। फिर वो बोलती है कि हैना मैडम, और उसकी मैडम जो थी वहीं पर एक किनारे मतलब कॉर्नर में खड़े होकर सब देख रही थी। वो बोलती है हाँ बोली ज़रूर। अब उनकी मैम के जो आंखों में रहता है सेटिस्फेक्शन रहता है, जैसे मान लो कि कोई आर्टिस्ट ने अपना एक मास्टरपीस कंप्लीट करने पर जो उसको सेटिस्फेक्शन होता है ना, वैसा उन्हें फील हो रहा था कि क्या मास्टरपीस जो है उन्होंने बनाया है, यानी वो भोली को देख कर क्या सोच रही थी।
तो ये था इस पूरे चैप्टर के अंदर। चैप्टर का अगर मैं ब्रीफ दूँ तो इसमें यही था एक भोली के बारे में जिसको चोट लगता है बचपन में, तो उसके वजह से वो नहीं होता है, सही से बोल नहीं पाती, वो बैकवर्ड रह जाती है। देन बाद में उसको बीमारी होता है तो वो देखने में सुंदर नहीं रहती है। भोली के पेरेंट्स तक भी इस पे अब ध्यान नहीं देते थे, जैसे कि इसको पुराने कपड़े दिए जाते थे, वो भी गंदे कपड़े। लेकिन बाद में जब इसका स्कूल जाने का समय आया तब इसका लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि तब इसे थोड़े अच्छे कपड़े मिलते थे, भले ही वो थोड़ा पुराने उनके बहन के ही हो। इसके बाद उसकी जो टीचर मिली वो इसकी लाइफ को चेंज कर दी, लाइक इसके अंदर कॉन्फिडेंस ला दी जिससे ये हकला करके नहीं बोली। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज आ गया, जिससे कि वो गांव में भी बाकी लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए। और लास्ट में फिर ये डिसीजन लेती है उन्हीं पेरेंट्स के लिए जो कुछ वक्त पहले तक उस पर उतना ध्यान नहीं देते थे, कि अब वो उनकी लाइफ टाइम जो है सेवा करेगी जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब। तो ये था पूरे इस कहानी के अंदर। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने एक ब्रीफ दे दिया ताकि आपको चैप्टर याद आ जाए। तो इस चैप्टर में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।